हेलो और नमस्कार दोस्तों। ईरान का इलेक्शन कंप्लीट हुआ 19 मई को। जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु होती है, उसके बाद सबने यही समझा कि ईरान एक राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका इलेक्शन कंप्लीट हुआ और वहां पर एक नए नेता मसूद पेजेश्कियान जीत कर आए, जिन्होंने सईद जलीली को हराया। देखिए, ईरान के इलेक्शन पूरे विश्व में इस बार इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा क्योंकि पहली बार एक ऐसा नेता जीत कर आया है जो कि रिफॉर्मिस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि सईद जलीली जो है वह एक कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। मसूद पेजेश्कियान के जीतने का मतलब ये है कि ईरान की जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है वह काफी हद तक परिवर्तित होगी, क्योंकि वह अमेरिका के साथ परमाणु डील जो होने वाली है उसके समर्थक रहे हैं, बुर्खा विरोधी रहे हैं। इसके अलावा कट्टरपंथियों के द्वारा जो नई नई प्रक्रियाएं ईरान में लागू की जाती है उनके वो धुर विरोधी रहे हैं। ऐसे में उनका जीतना ईरान के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या ईरान के राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण है? क्या वहां पर ईरान के राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं? और इसके अलावा यह समझेंगे कि ईरान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यह अपने आप में एक अनोखा सिस्टम है। ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में आप एक चीज समझेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से जुड़ा हुआ है और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था से एकदम अलग है। कारण यह है कि जहां पर पूरे विश्व में या तो आप रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं या तो आप वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, लेकिन ईरान में थियोक्रेसी गवर्नमेंट चलती है। अर्थात वहां पर जो सर्वोच्च नेता है वह धर्म से जुड़ा हुआ होता है और वह सर्वोच्च नेता ही वहां के सभी डिसीजंस लेता है। अगर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो वहां पर आप इसको डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जहां पर एक तरफ राष्ट्रपति होता है जो कि सरकार का मुखिया होता है, वहीं पर देश का सर्वोच्च नेता अर्थात सुप्रीम लीडर होता है जो कि एक धार्मिक नेता माना जाता है। उसको चुना जाता है। व्यवस्था कैसी है ये आगे हम बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति पद की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव हर 4 साल में होता है और जनता इसे सीधे चुनती है। जैसे इस बार का इलेक्शन वहां पर हुआ। वह देश में सरकार का प्रमुख होता है और पार्लियामेंट का भी हेड होता है और पार्लियामेंट के माध्यम से वह यहाँ पर जो कैबिनेट है उसका निर्धारण करता है। कैबिनेट का चुनाव नहीं होता, कैबिनेट को प्रेसिडेंट ही वहां पर चुनता है। अब आपको लग रहा होगा कि यह जो व्यवस्था है वह पूरे विश्व की व्यवस्था के जैसे चल रही है। अब यहाँ पर हम ईरान के उन 4 लेयर्स को समझेंगे जो इसके पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। जो पहला है उसे कहते हैं पार्लियामेंट। देखिए, अगर ईरान के पार्लियामेंट की बात की जाए तो यह एक कंसल्टेंट असेंबली है, अर्थात यह सुझाव देती है। इसमें टोटल 290 मेंबर होते हैं और इस 290 मेंबर में रूढ़िवादियों अर्थात कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट इनका एक रेशियो बरकरार रहता है। यह जो संसद है इसका मुख्य काम होता है सलाह देना और यह सलाह देती है और उस सलाह पर आगे काम किया जाता है। बेसिकली अगर आप ईरान की संसद को देखेंगे तो ईरान की संसद एक सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। कारण यह है कि आज भी ईरान में जो है वह इस्लामिक व्यवस्था ही चल रही है। ऐसे में अगर ईरान में जो रिफॉर्मिस्ट है उनको वो मंच प्रदान नहीं किया गया तो आने वाले समय में वहां पर कोई बड़ा विद्रोह हो सकता है। ऐसे में संसद वह मंच प्रदान करता है जिससे कि रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव अपनी बातों को यहाँ पर सही तरीके से रख सकें। लेकिन यह एक सलाहकारी संस्था है और यह कानून बनाने की सलाह ही दे सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि ईरान की संसद ने जो कानून पास किया है उसे आगे आने वाली जो संस्था है जिसे हम कहते हैं गार्डियन काउंसिल, वह पास नहीं करती। ऐसे में हम चलते हैं अपनी दूसरी व्यवस्था की तरफ जो कि यहाँ पे सेकंड लेयर है, इसे कहते हैं गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल का अगर मुख्य काम देखा जाए तो वह संसद में कौन सा सदस्य जाएगा उसकी उम्मीदवारी की स्वीकृति प्रदान करती है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि कोई ऐसा मेंबर संसद में ना पहुंच जाए जो कि ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अस्वीकार हो। ऐसे में गार्डियन काउंसिल का मुख्य उद्देश्य होता है
कि वह संसद के अंदर कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट के बीच में सही बैलेंस बनाकर रखे, उनके रेशियो को मेंटेन रखे। इसके अलावा संसद जो कानून बनाता है, उस कानून को स्वीकृति भी यही गार्डियन काउंसिल ही देता है। अब गार्डियन काउंसिल के चुनाव को सही तरीके से समझ लेते हैं। गार्डियन काउंसिल का चुनाव होता है, इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं, जिसमें से 6 मेंबर को चुनता है सुप्रीम लीडर, और यह मुख्यतः वहां के वरिष्ठ मौलवी होते हैं। इसके अलावा जो 6 मेंबर और होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और इसको चुनती है वहां की जुडिशरी, और इस जुडिशरी का मुखिया होता है वहां का चीफ जस्टिस। एक बात ध्यान रखने वाली है कि चीफ जस्टिस का चुनाव भी सुप्रीम लीडर ही करता है। ऐसे में चीफ जस्टिस जिन 6 मेंबर्स को चुनता है, वह भी कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर की निगरानी में ही होते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गार्डियन काउंसिल में इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है वो सुप्रीम लीडर का ही होता है। इसके बाद जो थर्ड लेयर है, उसे कहते हैं एक्सपीडेंसी काउंसिल। अब एक्सपीडेंसी काउंसिल एक नई तरह की व्यवस्था है, जिसे कि 1988 में एक संशोधन के माध्यम से बनाया गया। अब एक्सपीडेंसी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको समझ लीजिए। एक्सपीडेंसी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य होता है संसद और गार्डियन काउंसिल के बीच में सामंजस्य बनाना, अर्थात उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करना। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक्सपीडेंसी काउंसिल जो है, वह एक तरीके से एक ऐसी संस्था के रूप में काम करे जो इंडिपेंडेंट है, और वह संसद और गार्डियन काउंसिल के बीच में सामंजस्य को स्थापित कर रही होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक्सपीडेंसी काउंसिल को चुनता है सुप्रीम लीडर, और मुख्यतः एक्सपीडेंसी काउंसिल में संसद के सदस्य ही चुनकर आते हैं। लेकिन जो संसद के सदस्य इसके मेंबर बनते हैं, वो सुप्रीम लीडर के माध्यम से चुनकर तो आ रहे हैं, और ये मुख्यतः रूढ़िवादी मौलवी होते हैं, अर्थात संसद के जो कंजर्वेटिव होते हैं वही इसके मेंबर बन जाते हैं। ऐसे में आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि यह जो एक्सपीडेंसी काउंसिल है, यह सुप्रीम लीडर के ही डायरेक्टली कंट्रोल में है, और ऐसे में जो डिस्प्यूट हो रहा है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जगह पर सुप्रीम लीडर उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है जो रिफॉर्मिस्ट यहाँ पर लेके आते हैं। इस तरीके से संसद पर इनडायरेक्टली कंट्रोल सुप्रीम लीडर का बन जाता है। यह काम एक्सपीडेंसी काउंसिल यहाँ पर करती है। अब बात करते हैं चौथे लेयर की, जिसे कहते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। 88 मेंबर की यह कमेटी होती है, जिसका टेन्योर होता है 8 साल का। इसको जनता सीधे चुनती है, लेकिन इसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं, उनको इस्लामिक जानकार होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो गाइडेंस काउंसिल है, वह स्क्रूटनी करती है कि जो मेंबर इसमें जाएं, वह इस्लाम के जानकार ही हों, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सुप्रीम लीडर है उसका चुनाव करना। इसके अलावा यह वहां पे सुप्रीम लीडर को बर्खास्त भी करती है। लेकिन फिलहाल ईरान की राजनीतिक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज तक कोई भी सुप्रीम लीडर बर्खास्त किया गया। ऐसे में यह पूरे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिसे मैं यहाँ पे आपको समझाया। ऐसे में वर्तमान समय में मसूद पेजेश्कियान का राष्ट्रपति बनना क्या ईरान में एक नए राजनीतिक मोड़ को लेकर आएगा? क्या वहां पर एक नई व्यवस्था हम देख पाएंगे? क्या जो अमेरिका के साथ परमाणु संधि खत्म की गई थी, उसे दोबारा शुरू किया जा सकेगा? या वहां पर जो रूढ़िवादी इस्लामिक कल्चर है, उसे रिफॉर्म किया जा सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर हम इसको एक इमेज के माध्यम से समझें, तो एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर इस पूरे इवेंट को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ सुप्रीम लीडर है, तो एक तरफ प्रेसिडेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट है वो वोटर्स के द्वारा हर 4 साल में डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इधर आप पार्लियामेंट को देखेंगे तो पार्लियामेंट में 290 मेंबर होते हैं, जिनका चुनाव हर 4 साल में वहां के वोटर्स करते हैं। और इसी पार्लियामेंट में से 22 मेंबर जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर बनते हैं। इधर आप देखेंगे यही जो वोटर्स हैं, ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनते हैं, जिसमें कि 88 मेंबर होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 2 वैकेंट सीट है, इसलिए यहाँ पे 86 नंबर लिखा हुआ है, और इनका टेन्योर जो है हर 8 साल का होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुप्रीम लीडर का चुनाव करना। इधर सुप्रीम लीडर गार्डियन काउंसिल को भी चुनता है और एक्सपीडेंसी काउंसिल को भी चुनता है। गार्डियन काउंसिल में टोटल 12 मेंबर होते हैं, जहां पर 6 मेंबर जो हैं वो सुप्रीम लीडर डायरेक्टली चुनता है, वहीं पर 6 मेंबर वहां की जुडिशरी जो है वो चुनती है। एक्सपीडेंसी काउंसिल जो है उसे सुप्रीम लीडर चुनता है,
और इसके पास अल्टीमेट पावर होती है, जो कि लेजिस्लेटिव अर्थात वहां के पार्लियामेंट और वहां के गार्डियन काउंसिल के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ऐसे में ये ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसे मैंने आपको यहाँ पर इमेज में समझाया। तो देखते हैं आने वाले समय में ईरान की पॉलिटिक्स आखिर किस तरफ जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।